Good afternoon, children. Today we are going to read that first chapter Indian Constitutions. The first part already over. Today we are going to continue from the page number 104, that is called Preamble. The preamble to the Constitutions of India is a brief introductory statement that sets out guiding purpose and principle of the documents. Preamble एक ऐसा चीज़ होता है जिससे वहाँ पर एक छोटा सा जानकारी दिया जाता है बहुत ही शॉर्ट आकार में कि जो भी पर्पस है, जो भी प्रकार का उद्देश्य है, उसके सिद्धांत है उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में. द वर्ड प्रीमेबल मीन्स एन इंट्रोडक्शन, अर्थात इंट्रोडक्शन. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, जैसे कि यहाँ सारे शॉर्ट दिए गए हैं वो जो प्रीमेबल के तहत आता है, इंट्रोडक्शन के तहत आता है, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उसके बाद इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है. दिस इज easy to understand, you people. Then enact and give to ourselves these constitutions. So these are the opening words of the preamble of the Indian constitutions. India is a sovereign country. India is free from external control. It formulates its own policies and governed by its own government. जैसे कि भारत के बारे में देखा जाए तो भारत एक पूरी तरह से आज़ाद देश है, और जिस आज़ाद देश में उनको खुद को अधिकार मिलता है उनकी पॉलिसीज़ को यूज़ करना, अपने सरकार बनाने का. सेक्युलर कंट्री, ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड पीपल फॉलोइंग एनी रिलीजियन विल हैव इक्वल राइट. जैसे कि सेकुलर कंट्री के तहत हमारे भारत के बारे में बात करें तो यहाँ हर कोई किसी ना किसी धर्म को ग्रहण कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, उसको समान अधिकार प्राप्त होंगे. इट शोज द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजियस बियर्स इन द कंट्री. और ये बात बताता है कि किसी भी धर्म जात का परहेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए. सोशलिस्ट कंट्री, इट गिव्स सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी टू द पीपल. भारत में चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, हर व्यक्ति को समान प्रकार का आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति में जीना होगा, अर्थात उसको कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा. डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल सिटीजन्स हैव द पॉलिटिकल राइट्स विच मीन्स दैट दे कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक कंट्री के तहत ये होता है कि हर उस सिटीजन्स या जिसको हम कहेंगे नागरिक को अधिकार मिलता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपने मन से चुन सके, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर किया ना जा सके. रिपब्लिक कंट्री, इट मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट एंड ही डज नॉट हैव अ हेरिडिटरी राइट्स. अच्छा, अर्थात रिपब्लिक कंट्री के तहत ये होता है कि कोई भी देश का जो मुखिया होता है वो होता है प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति. और ये जो राष्ट्रपति का अधिकार ये वंशानुगत तरीके से नहीं मिलेगा, जिस व्यक्ति को चुना जाएगा वही व्यक्ति वहाँ का प्रेसिडेंट कहलाएगा. ही इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज. की फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर कुछ बातों को हमें देखने को दिया गया है, जिन चीज़ों को हम देखते हैं. फेडरलिज्म, दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल. ओके, जैसे यहाँ हम देखते हैं कि की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म के तहत, अगर फेडरलिज्म के तहत यहाँ पर देखते हैं, इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. दीज आर एट द स्टेट एंड एट द सेंट्रल लेवल. जैसे कि फेडरलिज्म के तहत ये होता है कि हर देश में दो प्रकार की सरकार होती है. एक सरकार होता है जो स्टेट गवर्नमेंट कहलाता है, दूसरा सरकार होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाता है. दिस मीन्स एवरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड हैव अ डायरेक्ट रूल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. और यहाँ पर कह जाता है कि दीज आर द स्टेट एंड एट द सेंट्रल लेवल Citizens are governed by laws and policies made by each of
दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि जो भी नागरिक होते हैं, यहाँ पर जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि फेडरलिज्म के तहत दो सरकार होता है, एक होता है सेंट्रल, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कि सिटीजन्स हमारे, जैसे कि मध्य प्रदेश एक स्टेट है, भारत में बहुत सारे स्टेट हैं, और फिर दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट बनता है। तो इन सभी के तहत सिटीजन्स इनके कंट्रोल में और इनके नियम के तहत रहते हैं। देन सेकेंड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत यह आता है, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडियन गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। जैसे कि भारत का संविधान है, ये संविधान ये गारंटी देता है कि भारत के जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको समान अधिकार प्राप्त हो, सबको समान अधिकार प्राप्त हो। Then this means every citizens of the country, irrespective of his or her social background, have a direct role in electing their representative। जैसे कि भारत के जो भी सिटीजन्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि उनका जो चुना हुआ व्यक्ति, यहाँ पर कह रहा है कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड। अब जैसे कि जो भी वो अपने व्यक्ति को चुनते हैं उसका बैकग्राउंड भी उनके लिए बहुत मायने रखता है, और ये पूरी तरह से आज़ाद होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। देन थर्ड इज कॉल्ड सेपरेशंस ऑफ पावर। जैसे कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। फर्स्ट वन इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड जुडिशियरी। इसके तहत पहला ये जो सेपरेशन पावर के तहत 3 हिस्सों में बढ़ जाता है इनका शक्ति, इनका क्षमता। जैसे कि पहला इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, देन सेकेंड एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड इज कॉल्ड जुडिशियरी। सो फर्स्ट वन दैट लेजिस्लेचर क्या है? द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दोज हु मेक्स लॉज। अब वो व्यक्ति होते हैं लेजिस्लेचर के तहत जिन व्यक्ति को हम चुनते हैं और वो नियम या कानून बनाते हैं। देन सेकेंड एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। और एक छोटा सा ग्रुप होता है उसमें जो लोग नियम को लागू करने में उनका जिम्मेदारी रहता है और पूरी तरह से सरकार को चलाने का। Then third is called judiciary, refers to the system of courts in the country who settles disputes and makes sure that laws are obeyed। अब जैसे कि जुडिशरी के अंदर हमारा कानून आता है, हमारा न्यायालय आता है, जो क्या करता है कि हमारे देश में कानून की व्यवस्था ठीक से चल रही है नहीं चल रही है, ऊपर से उनका ये काम होता है पूरी तरह से देखने के लिए कि यहाँ लोग नियम का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, लोगों के बीच में अगर मतभेद है उन मतभेदों को किस तरीके से समाधान किया जाए। सो एंड फोर्थ वन इज चौथा वाला ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस। इट मीन्स 1 मैन 1 वोट, अर्थात यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस के तहत एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार मिलता है और उसका उम्र 18 या 18 से ज़्यादा हो तो उसको वोट के लिए कोई भी रोक नहीं सकता, और वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो वगैरह वगैरह, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, क्या या कोई दूसरे जेंडर का क्यों ना हो, उसको अधिकार मिलता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस के तहत उसको वोट देने का। देन फिफ्थ नंबर इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के तहत क्या क्या आता है? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स आर रेफर एज टू द कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के तहत सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है कि भारत का जो संविधान है वो संविधान के तहत उसका कॉन्साइंस क्या है। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय द स्टेट। अब जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के तहत ये आता है कि जो भी सिटीजन्स है उनको सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उनका पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है। सेकेंड,
The constitutions guarantees the rights of individual against the state as well as against other individual। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत का संविधान ये एक सिक्योरिटी देता है नागरिक को कि उसके अधिकार का पूर्ण तरह से ध्यान रखा जाएगा, पूरी तरह से, चाहे वो व्यक्तिगत भावनाएं क्यों ना हो। There are 6 fundamental rights in the Indian Constitution, which are, first one is called right to equality। फंडामेंटल राइट्स के तहत पहला जो आता है वो है हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। राइट टू फ्रीडम, वो आज़ाद है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अर्थात कोई भी उसका शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध वो अपना आवाज़ ऊंचा कर सकता है, वो उसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकता है, उसका अधिकार के तहत आता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अर्थात उसको पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशंस रेमेडीज। सो फोर्थ में यहाँ लिखा गया है, इन एडिशन to fundamental rights, the Constitution has a section called Directive Principle of State Policy. It ensures greater social and economic reforms and to serve as a guide to independent Indian state and institutes laws and policies that help रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। जैसे कि हमारे समाज में, हमारे राज्यों में बहुत सारी गरीबी होती है, तो कैसे लोगों को सरकार की तरफ से मदद की जाए और वो उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से सुदृढ़ हो सके। देन यहाँ पर और एक बात आती है फंडामेंटल राइट्स के तहत, दैट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या? अ सेक्युलर स्टेट इज वन ऑफ विच स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रोमोट एनी वन रिलीजियन एज द स्टेट रिलीजन। जैसे कि सेक्युलरिज्म के तहत कोई भी राज्य किसी भी धर्म को मतलब राज्य धर्म बोल के कहला नहीं सकता। द कॉन्स्टिट्यूशंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, include the representative that we elect to rule us. Constitutions has been changed over the years to reflect new concerns of the policy that involve देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने देखा। तो इन चीज़ों के दौरान ये पहली बात ध्यान रखना है, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। सो इसी वजह से ये जो फंडामेंटल राइट है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत आता है, जिसकी वजह से पूरे नागरिक को सारी प्रकार की सुविधा मिलती है और देश की उन्नति की वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशंस लागू होते हैं। सो डियर गाइस, हियर द चैप्टर ऑलरेडी ओवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इफ यू हैव एनी डाउट, you can call me and ask me.